तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट ट्रेडिशनल टीपीएस। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने टीपीएस की कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स ऑफ टीपीएस देखा, इस वीडियो के अंदर ट्रेडिशनल टीपीएस के बारे में देखा जाएगा। आपके सिलेबस में केवल 3 ट्रेडिशनल टीपीएस हैं: ऑर्डर प्रोसेसिंग टीपीएस, परचेज टीपीएस एंड अकाउंटिंग टीपीएस। लेट्स स्टार्ट। विच आर द 3 ट्रेडिशनल टीपीएस? कौन से 3 ट्रेडिशनल टीपीएस हैं आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा। ये 3 आपके ट्रेडिशनल टीपीएस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों टाइप्स ऑफ टीपीएस नहीं है: ऑर्डर प्रोसेसिंग टीपीएस, परचेज टीपीएस एंड अकाउंटिंग टीपीएस। ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए जो है आपका बैच टीपीएस, ऑनलाइन रियल टाइम टीपीएस एंड ऑनलाइन एंट्री विद डिलेड प्रोसेसिंग टीपीएस, ये आपके टाइप्स ऑफ टीपीएस हैं, यानी कि ये कैटेगरीज ऑफ टीपीएस के अंडर आते हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीपीएस इज कॉल्ड एज द लाइफ ब्लड प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? लाइफ ब्लड प्रोसेस यानी कि जिस प्रकार ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो ब्लड को फ्लो करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम माना जाता है। इसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाइफ ब्लड प्रोसेस सिस्टम किसे कहा जाता है, यानी कि लाइफ ब्लड प्रोसेस टीपीएस कौन सा है? तो आप यहां पर देखिए, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। हमारा लाइफ ब्लड प्रोसेस ऑर्डर प्रोसेसिंग टीपीएस माना जाता है। ऑर्डर प्रोसेसिंग टीपीएस इज कॉल्ड एज द लाइफ ब्लड प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर प्रोसेसिंग टीपीएस इज बेस्ड ऑन डैश मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। जैसा कि आपको पता है, ई कॉमर्स के ये मॉडल्स होते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग टीपीएस कौन से मॉडल के ऊपर आधारित है? ऑर्डर प्रोसेसिंग टीपीएस B2C मॉडल के ऊपर आधारित है, मतलब कि बिजनेस टू कंज्यूमर या फिर बिजनेस टू कस्टमर। ऑर्डर प्रोसेसिंग टीपीएस के अंदर कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो उसे चाहिए, उसके लिए ऑर्डर करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, और ऑर्गेनाइजेशन से वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता है, इसीलिए इसे B2C मॉडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर प्रोसेसिंग टीपीएस इज यूजफुल व्हेन? कब ये काम आता है? जैसा कि अभी आपको बताया, ऑर्डर प्रोसेसिंग टीपीएस इज यूजफुल व्हेन द कस्टमर परचेजेस अ प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। ध्यान दीजिएगा, कस्टमर मैन्युफैक्चरर से, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनसे प्रोडक्ट परचेज करता है, वहां पर ऑर्डर प्रोसेसिंग टीपीएस इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर प्रोसेसिंग टीपीएस इफ द प्रोडक्ट इज अवेलेबल, ऑर्डर इज डैश, but if it cannot be filled immediately, a dash may be suggested or dash is created so that the order will be filled later। इसे ध्यान से समझिए, पहले हम यहां पर ऑप्शंस दिखा देते हैं, फिर आपको समझना आसान रहेगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग टीपीएस के अंदर अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है तो ऑर्डर को क्या किया जाता है? सीधी बात है, प्रोडक्ट अगर अवेलेबल होगा तो ऑर्डर को ले लिया जाएगा। सो ऑर्डर इज एक्सेप्टेड। सो ऑप्शन नंबर ए और सी आ सकता है। बट इफ इट कैन नॉट बी फिल्ड इमीडिएटली, सपोज ऑर्डर ले लिया, ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसे फिल नहीं किया जा सकता। फिल नहीं किया जा सकता का मतलब क्या है कि हम उसे फुलफिल नहीं कर सकते, कस्टमर तक वो प्रोडक्ट नहीं पहुंचा सकते। तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर देखिए, सेकंड ऑप्शन है सब्स्टिट्यूट। यानी कि आपके पास सपोज कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है, जैसे कि अगर कस्टमर कोई स्पेसिफिक कंपनी का माइक सिस्टम खरीदने के लिए आया है और सपोज हमारे पास वो माइक सिस्टम उस कंपनी का अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको कोई सब्स्टिट्यूट यानी कि उसके बदले में कोई दूसरा प्रोडक्ट, दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूट आएगा, सब्स्टिट्यूट में भी सजेस्टेड। और डैश इज क्रिएटेड, या फिर अगर कस्टमर बोलता है कि मुझे तो उसी कंपनी का माइक सिस्टम चाहिए, तो हमें बैक ऑर्डर लेना पड़ेगा। सो बैक ऑर्डर इज क्रिएटेड। बैक ऑर्डर का मतलब होता है कि अभी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, जब आ जाएगा तब उसके ऑर्डर को हम फुलफिल कर देंगे, सो दैट द ऑर्डर कैन बी फिल्ड लेटर ऑन। तो इसका आंसर आएगा एक्सेप्टेड, सब्स्टिट्यूट एंड बैक ऑर्डर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम क्या करता है? ये देखिए, आपके पास ये ऑप्शंस हैं। सेल्स कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम भी आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग टीपीएस का ही एक पार्ट है। सो इट सजेस्ट्स ऑप्शनल इक्विपमेंट टू कस्टमर्स एंड सॉल्व्स द कस्टमर्स प्रॉब्लम्स बाय एफएक्यूज। जैसे कि आप अज्यूम कीजिए कि कस्टमर कोई प्रोडक्ट लेने के लिए आता है और उस प्रोडक्ट के साथ साथ आप दूसरे भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो आप कस्टमर को ऑप्शनल इक्विपमेंट सजेस्ट करेंगे, और हो सकता है कि कस्टमर जनरली जरूर खरीदे। जैसे कि अगर कस्टमर कोई कंप्यूटर सिस्टम खरीदने के लिए आता है, तो ऐसी संभावना रहती है कि वो मॉडेम या फिर प्रिंटर परचेज करेगा या वायरलेस कीबोर्ड माउस परचेज करेगा। तो ये सेल्स कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम इसमें हेल्प करता है। सिमिलरली कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की मदद से सॉल्व करता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जहां पर आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स हर एक वेबसाइट पर मिल जाते हैं। तो सेल्स कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम इन 2 कामों में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउटिंग एंड शेड्यूलिंग सिस्टम इन ऑर्डर प्रोसेसिंग टीपीएस डिटरमाइंस द डैश टू पिकअप और डिलीवर गुड्स एंड सर्विसेज टू द डैश। देखिए, आपके सामने ये ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा?
राउटिंग एंड शेड्यूलिंग सिस्टम ऑर्डर प्रोसेसिंग टीपीएस का बेस्ट टाइम डिसाइड करने में हेल्प करता है. सो इट डिटरमाइंस द बेस्ट टाइम टू पिकअप और डिलीवर द गुड्स एंड सर्विसेज. और ये हमें गुड्स और सर्विसेज यानी कि प्रोडक्ट और सर्विस किसे डिलीवर करनी है, ये हमें डिलीवर करनी है कस्टमर्स को. सो इट डिटरमाइंस द बेस्ट टाइम टू पिकअप और डिलीवर द गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग शिपमेंट एग्जीक्यूशन sometimes orders cannot be filled exactly as specified. Possible reasons में भी क्या हो सकते हैं. जब आप शिपमेंट एग्जीक्यूशन कर रहे हैं यानी कि आप प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, कई बार ऑर्डर्स को कंप्लीटली फुलफिल नहीं किया जा सकता. उसके क्या कारण हो सकते हैं. देखिए, शॉर्टेज ऑफ आइटम्स यानी कि जितने प्रोडक्ट्स कस्टमर को चाहिए थे उतने अवेलेबल नहीं है, ये हो सकता है. आउट ऑफ स्टॉक अकरेंसेस यानी कि प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो ये भी दिक्कत हो सकती है. और तीसरा, बैक ऑर्डर रिक्वेस्ट. अभी आपको बताया कि आपने कस्टमर से ऑर्डर ले लिया था लेकिन फिर भी आपके पास प्रोडक्ट नहीं आया, तो भी आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकेंगे, उनका ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर सकेंगे. तो ये तीनों कारणों की वजह से आप कस्टमर का ऑर्डर फिल नहीं कर सकते एज स्पेसिफाइड. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश कंट्रोल इज एसेंशियल फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज वेदर दे आर इन प्रोडक्ट सेक्टर और दे आर इन सर्विस सेक्टर. देखिए, इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, सर्विस ओरिएंटेड. प्रोडक्ट ओरिएंटेड वो होती हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट बेचती हैं, लेकिन सर्विस ओरिएंटेड जो सिर्फ सर्विस बेचती हैं, जैसे कि होटल इंडस्ट्री, रेलवे, एयरलाइंस. और प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्री होती है, ऐसा नहीं है कि वो प्योरली प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है, वो प्रोडक्ट के साथ सर्विस भी बेचती है. लेकिन इन सब के लिए किस चीज के कंट्रोल की जरूरत है. देखिए, आपके सामने ये ऑप्शंस हैं. चाहे प्रोडक्ट बेचना हो, चाहे कस्टमर को सर्विस देनी हो, इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत जरूरी है. इन्वेंट्री यानी कि एप्रोप्रिएट स्टॉक मेंटेन करना बहुत जरूरी है. अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा तो ये दोनों इंडस्ट्रीज सही तरीके से प्रॉपर्ली स्मूथली नहीं चल पाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनवॉइसिंग हेल्प्स इन फॉलो अप ऑन सेल्स एक्टिविटीज डैश प्रोडक्टिविटी एंड डैश कस्टमर सर्विस. देखिए, बहुत सिंपल है. जो इनवॉइसिंग यानी कि जो बिल्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ये फॉलो अप ऑन सेल्स एक्टिविटीज को इंक्रीज करता है और उसी के साथ साथ कस्टमर की सर्विस को भी इंप्रूव करता है. फॉलो अप ऑन सेल्स एक्टिविटीज का मतलब होता है आपने कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर दिया, लेकिन उसी के साथ साथ आप उससे फीडबैक भी ले रहे हैं, उसको सर्विस भी दे रहे हैं, यानी कि कस्टमर के साथ कनेक्टेड हैं. तो ये दोनों चीजें इंप्रूव होती हैं और इंक्रीज होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. परचेज टीपीएस इज बेस्ड ऑन डैश मॉडल ऑफ ई कॉमर्स. जैसा कि अभी आपको बताया, आपके ये मॉडल्स थे. तो परचेज टीपीएस कौन से मॉडल के ऊपर आधारित है. देखिए, परचेज टीपीएस आपका B2B मॉडल के ऊपर आधारित है. पहले वाला था आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग टीपीएस, जो कि ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में था, इसीलिए वहां पर B2C था. ये है आपका परचेज टीपीएस. सो इट इज बेस्ड ऑन B2B मॉडल, यानी कि परचेज टीपीएस किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म को, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को सप्लायर यानी कि वेंडर से रॉ मटेरियल्स परचेज करने में हेल्प करता है. रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, कोई भी ऐसे स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो मैन्युफैक्चरर को सप्लायर से ये सब चीजें लेनी पड़ती हैं. सो यहां पर B2B मॉडल यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल फॉलो किया जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर भी एक बिजनेस है, सप्लायर यानी कि वेंडर भी एक बिजनेस है, तो दोनों के बीच में B2B मॉडल चलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. परचेज टीपीएस इज यूजफुल व्हेन. कब ये काम आता है. अभी आपको समझा दिया था. परचेज टीपीएस इज यूजफुल when the manufacturer purchases raw material from the suppliers. Suppliers को हम vendors भी कहते हैं. Next question. Many times, instead of searching for the lowest prices from the list of suppliers, many companies form dash with one or two major suppliers for important spare parts, raw materials and packaging materials. देखिए, इसको फिलअप करने के लिए हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल ऑप्शंस हैं. हमें इनमें से एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. तो अब इसे हम समझ लेते हैं. कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेट पर सप्लायर्स को सर्च करने के बदले डायरेक्टली अपने सप्लायर्स के साथ टाई अप कर लेते हैं. टाई अप कर लेते हैं का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जब प्रोडक्ट बना रही होगी, मैन्युफैक्चरर जब प्रोडक्ट बना रहा होगा, तो वो अपने सप्लायर्स को तुरंत इन्फॉर्म करेगा कि हमारा प्रोडक्ट बन रहा है. तो सप्लायर्स अपने रॉ मटेरियल्स, स्पेयर पार्ट्स या फिर पैकेजिंग मटेरियल्स तुरंत अपने मैन्युफैक्चरर्स को सेंड कर देंगे, यानी कि ट्रांसपोर्ट कर देंगे. तो इन दोनों के बीच में, यानी कि मैन्युफैक्चरर और सप्लायर्स के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स फॉर्म की जाती है. स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स का मतलब होता है स्ट्रैटेजिक लेवल पर जितने भी एमडीज और सीईओज होते हैं, वो अपने सप्लायर्स के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं कि जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा आपको हमें रॉ मटेरियल्स डिलीवर करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रॉ मटेरियल्स ऑर्डर्ड बाय परचेज टीपीएस आर वेरीफाइड फॉर क्वालिटी बाय हुम. यानी कि जो रॉ मटेरियल्स परचेज टीपीएस मैन्युफैक्चरर को भेजता है, तो उनको मैन्युफैक्चरर के द्वारा वेरीफाई करना पड़ता है. लेकिन मैन्युफैक्चरर में वो कौन वेरीफाई करता है, कौन सा डिपार्टमेंट,
किस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द डिपार्टमेंट इज रिसीविंग डिपार्टमेंट। रिसीविंग डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल्स लेगा, जितने भी रॉ मटेरियल्स आएंगे उनकी क्वालिटी को चेक करेगा। इसके लिए क्वालिटी अश्योरेंस वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट इज डैश। दिस इज डन टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ इनकमिंग आइटम्स। अभी आपको बताया कि जो भी रॉ मटेरियल्स या पैकेजिंग मटेरियल सब चीजें आते हैं तो उनको क्या किया जाता है? उनको क्वालिटी कंट्रोल बाय इंस्पेक्शन किया जाता है। एक एक चीज को वेरीफाई किया जाएगा कि कोई सामान खराब तो नहीं आ गया, एक्स्ट्रा तो नहीं आ गया, कम तो नहीं आ गया, तो उसके लिए कंपनसेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश डिपार्टमेंट ऑफ परचेज टीपीएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग पेमेंट टू वेंडर्स। कौन सा डिपार्टमेंट परचेज टीपीएस का वेंडर्स को पेमेंट देने का काम करता है? यानी कि सप्लायर से जो रॉ मटेरियल्स आते हैं उनको पेमेंट तो करनी पड़ेगी, तो ये कौन से डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? देखिए आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा, हमें पैसा देना है। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ अकाउंट्स पेएबल। पेएबल का मतलब होता है कि यू हैव टू पे द मनी, ठीक है। सो द आंसर इज अकाउंट्स पेएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश सिस्टम अटेम्प्ट्स टू इंक्रीज एन ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल ओवर परचेजिंग, इंप्रूव कैश फ्लो, increase profitability and provide more effectiveness management of current liabilities। कौन सा डिपार्टमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने परचेज के ऊपर कंट्रोल करने में हेल्प करता है? यानी कि ज्यादा चीजें भी परचेज नहीं हो जानी चाहिए, कैश फ्लो भी सही रहना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट चाहती है, और जितनी भी उनकी लायबिलिटीज है वो सही तरीके से मैनेज हो, यानी कि बहुत ज्यादा उधार पर सामान ना ले लिया हो। सो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ अकाउंट्स पेएबल सिस्टम। अभी आपको बताया था अकाउंट्स पेएबल सिस्टम इन सब चीजों का ध्यान रखता है कि बहुत ज्यादा पैसा किसी चीज में ना चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉमन रिपोर्ट प्रोड्यूस्ड बाय अकाउंट्स पेएबल एप्लीकेशन इज डैश। अकाउंट्स पेएबल एप्लीकेशन कौन सी रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द परचेज जर्नल इज प्रोड्यूस्ड बाय द अकाउंट्स पेएबल एप्लीकेशन। परचेज जर्नल में ऑर्गेनाइजेशन की सभी इंफॉर्मेशन होती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कहां से चीजें परचेज की हैं और कहां पर पैसा इन्वेस्ट किया है। Next question, capital assets represent major investment for the organization whose value appears on the dash under fixed asset। जितनी भी कैपिटल एसेट होती है जैसे कि लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब चीजें कैपिटल एसेट के अंदर आती हैं, जिसको आप मिल्कियत कह सकते हैं। तो इसकी वैल्यू किसके अंदर आती है? फिक्स्ड एसेट में इसकी वैल्यू किसके अंदर रिप्रेजेंट की जाती है? इसकी वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर रिप्रेजेंट की जाती है। ये अकाउंट्स का ही एक पार्ट है, आप सभी को ये पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dash is a financial plan that identifies the items and amounts that the organization estimates it will spend। तो आपके सामने ये ऑप्शन है, ये देखिए। द आंसर इज बजट। सो अ बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान। ये एक फाइनेंशियल प्लान होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को एस्टिमेट करने में, यानी कि एक अजम्पशन लगाने में हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना पैसा इन्वेस्ट करेगी, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगी किसी भी चीज को परचेज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, The dash department of accounting TPS is responsible for taking payment from customers। अभी आपको बताया था कि सप्लायर्स को पेमेंट करनी होती है, तो कस्टमर से तो पेमेंट लेनी होती है। तो कौन सा डिपार्टमेंट है अकाउंटिंग टीपीएस का जो कस्टमर से पेमेंट लेने का काम करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल का काम होता है पेमेंट लेना और अकाउंट्स पेएबल का काम होता है पैसा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, The dash department of accounting TPS is responsible for giving payment to suppliers। अभी आपको बताया था which is responsible for giving payment to the suppliers, it is accounts payable। उनका काम होता है पैसा देना। Next question, the general ledger application produces a detailed list of all the business transactions and activities। These reports includes what? जनरल लेजर के अंदर सभी ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। तो इन रिपोर्ट्स में क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं? इन रिपोर्ट्स के अंदर ये सभी चीजें इंक्लूड की जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट और जनरल लेजर। लास्ट क्वेश्चन, डैश कैन बी केप्ट एंड यूज्ड टू जनरेट ट्रेंड एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स फॉर वेरियस अकाउंट्स एंड ग्रुप्स ऑफ अकाउंट्स यूज्ड इन द जनरल लेजर पैकेज। किसका इस्तेमाल करके आप ट्रेंड एनालिसिस रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं? ट्रेंड यानी कि अभी क्या चल रहा है, आगे क्या चलेगा, और इसी के साथ साथ जो अलग अलग अकाउंट्स होते हैं या ग्रुप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं जो आपके जनरल लेजर पैकेज का एक हिस्सा है, ये सभी रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए आप हिस्टोरिकल डेटा का इस्तेमाल करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा यानी कि पास्ट डेटा, पास्ट एक्सपीरियंसेस का डेटा जो आपको फ्यूचर एनालिसिस करने में हेल्प करता है। तो यहां पर हमारा टीपीएस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे MIS, DSS और बाकी के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। थैंक यू सो मच।